हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 11 का लेसन नंबर 6 भू आकृति प्रक्रियाएं जो टॉपिक है उसका विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने अंतर्जनित बल के बारे में पढ़ा। अंतर्जनित बल वे होते हैं जो धरातल के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, उसे हम अंतर्जनित बल कहते हैं। और अंतर्जनित बल को हमने दो महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में पढ़े, एक पटल विरूपण के रूप में और दूसरा ज्वालामुखीयता के रूप में। बच्चों, अंतर्जनित जो बल होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्राप्त जो ऊर्जा होती है उससे बनता है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ऊर्जा है वो रेडियोधर्मी तत्वों के कारण, घूर्णन के कारण, ज्वारीय घर्षण के कारण, या तक कि पृथ्वी के उत्पत्ति के समय जो ऊर्जा धरातल के अंदर शेष बच चुकी वो सारी ऊर्जा होती है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊर्जा पैदा करती है। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा के माध्यम से भी इस प्रकार की घटनाएं घटित देखने को मिलती है। पटल विरूपण के अंदर हमने देखा बच्चों कि हल्का सा यदि झटका महसूस होता है तो उसको हम भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और तेजी से जब झटका महसूस होता है और धरातल टूट जाता है और प्लेटों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। और जब यह प्लेटों में विभाजित होता है उस समय प्लेटों के अंदर यह पटल विरूपण के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है वो प्लेटों को गति प्रदान करती है। इन सभी बिंदु के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अब हम बच्चों आज हम पटल विरूपण के जो बिंदु हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब पटल विरूपण के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। परपट्टी प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तन की भूमिका होती है। देखो, परपट्टी मतलब ऊपरपट्टी के ऊपर जो प्लेटों का जो गति होती है उसका मुख्य कारण प्लेट विवर्तनी की क्या होती है? भूमिका रहती है। अब प्लेट विवर्तनी की क्या होती है उसके बारे में हम बताते हैं। प्लेट विवर्तनी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लेटों का क्या होता है? निर्माण। प्लेट के बारे में सर्वप्रथम प्लेट शब्द का उपयोग टूजो विल्सन ने किया था। प्लेट विवर्तनी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग मॉर्गन मैकेंजी पार्कर ने किया था। और प्लेट विवर्तनी सिद्धांत हैरी हेस ने 1967 के अंदर दिया था। बच्चों, इन प्लेटों को गति करने देने के लिए दो बल महत्वपूर्ण हैं। एक है ज्वारीय बल और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखना, प्लेटों को गति देने के लिए कौन से दो बल हैं? एक ज्वारीय बल और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल। ज्वारीय बल है वो ज्वारीय धाराओं के कारण उत्पन्न होते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के आकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। इन दो बलों के कारण ही प्लेटें क्या करती है? संचलन होती हैं और उनमें गति प्रदान होती है। प्लेट मुख्य रूप से दो भागों में बांटी गई है, एक महाद्वीपीय प्लेट और एक हॉर्न प्लेट। और प्लेटें मुख्य रूप से महाद्वीपीय प्लेटों के नाम पूछे जाए तो सबसे पहले यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। दूसरी उत्तरी अमेरिकन प्लेट। तीसरी दक्षिण अमेरिकन प्लेट। चौथी अफ्रीकन प्लेट। पांचवी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। छठी अंटार्कटिका प्लेट। और सातवीं प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये सारी जो प्लेटें हैं वो इन दो बलों के कारण क्या करती है? गति करती है।
याद रखना ये मुख्य आकृति के आधार पर प्लेटें हैं, जो गति के आधार पर प्लेटें हैं वो अलग है। आकृति के आधार पर इन सारे प्लेटों के बारे में हम अध्ययन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन प्लेट शब्द है वो किसने दिया था, टूजो वेस्लर ने दिया था, और इस प्रकार के अलग अलग प्लेटों का नामकरण किया था, और ज्वारीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये प्लेटें गति करती है, ठीक है बच्चों। अब अगला, प्लेट विवर्तनिकी परिवर्तनिकी की प्रक्रिया में भूत प्रतिवलन के तीक्ष्णता से विकृति हो जाती है। और जब प्लेट विवर्तनिकी या पर्वतों का जब निर्माण होता है तो धरातल के अंदर क्या पैदा होता है, वलन पैदा होता है, और वलन के अंदर उसके धरातल में क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है। विकृति मतलब उसके अंदर भ्रंश या दरारें पड़ जाती है। तो याद रखना बच्चों, प्लेट विवर्तन या पर्वतीय प्रक्रिया के दौरान भूप्रपट्टी के अंदर क्या पड़ते हैं, वलन पड़ते हैं, और उन्हीं वलन के कारण उनमें क्या पैदा हो जाती है, विकृति प्राप्त हो जाती है। अगला बिंदु, जबकि महाद्वीपीय रचना महाद्वीपीय निर्माण की प्रक्रिया है, और महाद्वीपीय जो रचना है वो किसकी प्रक्रिया है, महाद्वीपीय निर्माण की प्रक्रिया है। आपको पता ही है महाद्वीपों का जो निर्माण है वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर ही हुआ है। पर्वतीय महाद्वीपीय रचना भूकंप प्लेट विवर्तनिक की प्रक्रिया से भूपट्टी में भ्रंश और विभंग हो जाते हैं। देखो, पर्वतनीय महाद्वीपीय रचना, पर्वतों की रचना होती है उस समय, महाद्वीपों की रचना होती है उस समय, भूकंप आते हैं उस समय, प्लेटों का जो विवर्तनिक प्रक्रिया होती है उस समय। उन सभी क्रियाओं के दौरान बच्चों भूप्रपट्टी के अंदर क्या पैदा हो जाता है, भ्रंश और विभंग। भ्रंश या विभंग, भ्रंश का मतलब होती है दरारें, विभंग का मतलब होता है दरारें पड़ना। तो ये प्रवृत्ति हो जाती है। तो याद रखना, महाद्वीपीय निर्माण के दौरान महाद्वीपीय प्रक्रिया में जब पर्वतों का निर्माण होता है, भूकंप आते हैं, तो उस समय भूप्रपट्टी के अंदर दरारें पड़ जाती है और उसके अंदर विभंगता भी आ जाती है। अब भूकंप क्या है, यदि पूछा जाए भूकंप क्या है, तो बच्चों भूकंप शब्द के बारे में बहुत ही नॉर्मल परिभाषा है। आपने पटल विरूपण में पढ़ा था कि जब हल्के से झटके में से होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, भूकंप, और तेजी से भूकंप झटके में से होता है उसे पटल विरूपण कहते हैं। अब है भूकंप, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में आंतरिक भाग में कंपन के कारण जो हलचल पैदा होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कंपन के कारण जो हलचल पैदा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, भूकंप कहता है। तो याद रखना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कंपन के कारण जो हलचल पैदा होती है उसी को क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। तो ये भूकंप के दौरान क्या पड़ जाता है, भ्रंश। भ्रंश का मतलब होता है दरारें, क्या है, दरारें। भ्रंश का होता है दरारें, याद रखना। फिर अगला पॉइंट है ज्वालामुखीता। अब ज्वालामुखीता क्या है, तो आपको मैंने ये पहले ही बताया था, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि हो जाती है तो उस समय जो आंतरिक भाग का जो गर्म पदार्थ है वो मेग्मा के रूप में धरातल पर आकर लावा के रूप में जम जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखीता। क्या कहते हैं, ज्वालामुखीता। तो याद रखो, ज्वालामुखीता के अंतर्गत पिघली हुई सेलों या लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखीता स्वरूपों का निर्माण होना। देखो, ज्वालामुखीता का मतलब है कि अंदर से जो पिघला हुआ जो सेलों का जो मलबा होता है वो भूतल पर आकर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और उससे विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का क्या होता है, निर्माण होता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखीता। तो इसमें सेल, पिछले चैप्टर था हमारा सेल। सेल क्या है, तो सेल के हमने क्या पढ़ा था, धरातल की सबसे ऊपरी कठोर व कोमल परत जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज
तत्व पाए जाते हैं। धरातल की सबसे ऊपरी कठोर और कोमल परत जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं उसी को सेल या चट्टान कहते हैं। और हमने मुख्य रूप 3 सेलों के बारे में पढ़ा, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कयांत्रित या रूपांतरित सेल। ठीक है, इन तीनों सेलों के बारे में हमने विस्तार के साथ अध्ययन किया था। तो धरातल की सबसे ऊपरी कठोर और कोमल परत जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं उसे सेल कहते हैं। सेल आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कयांत्रित सेल। मैग्मा, याद रखना मैग्मा क्या होता है, जब ज्वालामुखी के दौरान जब आंतरिक भाग में चट्टानी गर्म मलबा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्मा। और यही मैग्मा जब धरातल पर आकर जमा हो जाता है और ठंडा हो जाता है क्या कहलाता है, लावा। तो मैग्मा से एक सवाल बनता है, लावा का जनक कौन होता है, याद रखना लावा का जनक कौन होता है, मैग्मा। कौन होता है, मैग्मा होता है, याद रखना बच्चों। संचलन अनेक आंतरिक बाह्य ज्वालामुखी तटस्थ रूपों का निर्माण। जब ज्वालामुखी होती है, स्फोट होता है, तो ज्वालामुखी के दौरान बहुत ही विभिन्न शिला आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे अपन को मान ले किसी झील का निर्माण हो गया, किसी पर्वत का निर्माण, या फिर कोई नई सेल का निर्माण हुआ, जैसे एक कॉलेडेरा। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में बेथोलिक, फेकोलिक, सील, डाइक, ये सारी शिला आकृतियों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब हम ले रहे हैं बहिर्जनित प्रक्रियाएं। बहिर्जनित प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं होती हैं या वे क्रियाएं होती हैं जो धरातल के भूपृष्ठ के ऊपर घटित होती हैं। धरातल की भूपृष्ठ के क्या होती है, ऊपर घटित होती हैं, उसी को बहिर्जनित प्रक्रिया जानते हैं बच्चों। क्या जानते हैं, बहिर्जनित प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। आपने बच्चों पहले पढ़ी थी सारी हम अंतजनित प्रक्रिया जिसमें हमने पटल विरूपण और ज्वालामुखीता के उदाहरण पढ़े थे। अब हम इसमें बहिर्जनित जो प्रक्रिया के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर बहिर्जनित जो प्रक्रिया अपक्ष है, अपर्दन है, उन सब का विश्लेषण के साथ भी हम अध्ययन करेंगे। तो बहिर्जनित प्रक्रिया का पहला बिंदु लेते हैं। बहिर्जनित प्रक्रिया अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतजनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त होती है। और बहिर्जनित जो प्रक्रिया में जो ऊर्जा है वो सबसे पहले कहां से प्राप्त होती है, सूर्य से निर्धारित ऊर्जा है, जो वायुमंडलीय ऊर्जा है उनसे, और विवर्तनिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उन सबसे प्राप्त करता है। अब सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है वो हमें विभिन्न रूपों में देखने को मिलती है। अब अपन लेते हैं वायुमंडलीय तत्व शब्द क्या है, या वायुमंडलीय शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब वायुमंडलीय शब्द में सबसे पहले शब्द आएगा वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, यदि हम वायुमंडल के बारे में जानें तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु का आवरण, या पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाला वायु का आवरण क्या कहलाता बच्चों, वायुमंडल क्या कहलाता बच्चों, वायुमंडल कहलाता है। याद रखना, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु का आवरण ही क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। और वायुमंडल के अंदर विभिन्न गैसों, जलवाष्प, धूलकण, इन सब का समावेश होता है। वायुमंडल के अंदर जलवाष्प भी पाई जाती हैं, गैसें भी पाई जाती हैं और धूलकण भी पाए जाते हैं। और आपको पता ही है वायुमंडल के अंदर औसतन रूप से देखा जाए तो 2% जलवाष्प पाई जाती है। कितना परसेंट बच्चों, 2% ही वास्तविक रूप से वायुमंडल जलवाष्प पाई जाती हैं। और गैसें के अंदर आपने देखा होगा
सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस और 78.08%। कितनी है? 78.08%। ऑक्सीजन 20.95%। ये क्या है हमारे? ऑक्सीजन। ठीक है, फिर आर्गन 0.93%, फिर CO2 0.03%। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे धरातल के अंदर पाई जाने वाली मुख्य गैसें हैं, जिससे क्या निर्माण होता है? वायुमंडल का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? वायुमंडल का निर्माण होता है। और इसी वायुमंडल से वायु परिमंडल का निर्माण हुआ है 5 भागों में। कितने परिमंडल का निर्माण हुआ है? 5 भागों में। सबसे ऊपर का जो पृथ्वी के सबसे ऊपर का जो मंडल है वो है सौर मंडल। उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, और उसके बाद बाह्य मंडल। इस तरह अलग अलग मंडलों का क्या हुआ है? निर्माण है, जो वायुमंडल के अंदर देखने को मिलता है। फिर हमने अगला बिंदु से आता है प्लेट विवर्तनी को निर्मित या होती है। अब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप जानते हो बच्चों, इसकी जो खोज है सर आइजक न्यूटन ने की थी। किसने की थी बच्चों? सर आइजक न्यूटन। तो देखो, गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्य देता है, और गुरुत्वाकर्षण बल कहां पर रहता है? ढाल युक्त सतह पर देखने को मिलता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही उच्च से निम्न की ओर वस्तु लुढ़क कर आती है। याद रखना बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ढाल पर उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर वस्तु लुढ़क कर आती है। यदि पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता बच्चों, तो कोई भी वस्तु उच्च से निम्न की ओर ढाल जहां पर होती है वहां पर कभी वस्तु लुढ़क कर नहीं आती, और हम भी कभी स्थिर नहीं होते। वो हमारी जो स्थिरता है वो भी क्या हो जाती? भंग हो जाती। तो पृथ्वी के ऊपर हम चिपके हुए रहते हैं, ढाल से उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर वस्तु जो लुढ़क कर आती है, उस सब का कारण क्या है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी खोज सर आइजक न्यूटन ने की थी। तथा ढाल की दिशा में पदार्थ का संचालित करती, और जिस दिशा में ढाल होता है उसी दिशा के अंदर पदार्थों का क्या करती है? संचालन करती है। अब हम ले रहे हैं अगला बिंदु, प्रति इकाई क्षेत्र पर प्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। जब हम किसी प्रति इकाई क्षेत्र पर जब हम बल लगाते हैं उसी को हम प्रतिबल कहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए बच्चों, बल क्या है या बल किसे कहते हैं, या फिर परिभाषा आ जाए प्रतिबल क्या है, तो याद रखना प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहा जाता है। और यदि हम बल की बात करते हैं, बल तो बल किसे कहते हैं, तो याद रखना किसी वस्तु को धक्का एवं खींचना, किसी वस्तु को धक्का देना एवं खींचना बल कहलाता है। जैसे बच्चों, हम किसी मेज को जब हम धक्का देंगे तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं? बल का प्रयोग। और यदि हम किसी मेज को खींचते हैं तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं? बल का प्रयोग करते हैं। तो किसी वस्तु को धक्का देना या किसी वस्तु को खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल। बल की जो इकाई है वो है न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। बल की जो इकाई है वो कौन सी है? न्यूटन है। याद रखना, ठीक है। तो याद रखना, बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है, और बल की जो इकाई है वो न्यूटन है।
ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का या खिंचाव से उत्पन्न होता है, और ठोस पदार्थ के अंदर ये जो बल है या प्रतिबल है वो धक्का देने से या खिंचाव से उत्पन्न होता है और इसमें विकृति पड़ जाती है। और जब हम ठोस पदार्थ को धक्का देते हैं या खिंचाव करते हैं तो ज्यादा जब उसके क्षमता से ज्यादा खिंचाव आ जाता है तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती है या उसके अंदर दरार पैदा हो जाती है। जैसे बच्चों हम किसी हमारे सिर के अंदर डालने वाला एक रबड़ होता है जिससे महिलाएं चोटी बनाती है, ठीक है, उस रबड़ को अपन खींचे, हम जब तक खींच सकते हैं तब तक खींचे, और एक समय ऐसे आएगा कि रबड़ जो है वो खिंचाव क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जैसे ही बंद होगा कि उनका रबड़ का फैलाव और वो रबड़ टूट जाता है, क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो किसी वस्तु को हम जब खींचते हैं वो तब तक वो खींच सकते हैं जब तक उसकी खिंचाव की क्या होती है, समता होती है, और समता से ज्यादा हम खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, अर्थात उसके अंदर विकृति पैदा हो जाएगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा बल है वो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसकी इकाई भी क्या रखी गई है, न्यूटन रखी गई है। और किसी वस्तु को धक्का देना या खिंचाव करना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। अब हम नेक्स्ट बिंदु को लेते हैं, धरातल के पदार्थों के सारे सक्रिय बल अपरूपेण प्रतिबल होते हैं। देखो धरातल के सारे कोई भी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति घर्षण करता हुआ जाता है, उस समय जो बल लगता है उसे अपरूपेण बल होते हैं। कैसे होते हैं, अपरूपेण बल होते हैं। जैसे कोई वस्तु है वो धरातल को स्पर्श करती हुई या विघटन करती हुई जाती है तो उस समय जो बल काम करता है वो बल अपरूपेण बल है, उसके रूप में कार्य करता है। यही बल प्रतिबल सेलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है, और यही जो प्रतिबल है वो सेलों और धरातल है उनको क्या कर देता है, तोड़ देता है। जैसे ये बल, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ये वस्तु अपन की चिपकी हुई है, क्या है, चिपकी हुई। और अपरूपेण बल के मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत बल लगता है, जैसे ये इस तरफ लग रहा है और ये इस तरफ लग रहा है, तो इसके अंदर क्या आ जाता है, खिंचाव आ जाता बच्चों, क्या आ जाता है, बीच में खिंचाव आता, और ये तब तक खिंचे हुए रहते हैं जब तक उसकी समता होती है, और जब ये समता से अधिक हो जाते हैं ये टूटकर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, या इसके अंदर दरारें आ जाती है या विभंग पैदा हो जाता है। तो इसके अंदर पदार्थों को क्या कर देते हैं, ये तोड़ देते हैं। अगला बिंदु, धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, और धरातल के अंदर जो पदार्थ हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के जो प्रतिबल उससे तो प्रभावित होता ही है, साथ में जो आणविक बल है या आणविक प्रतिबल है उससे भी क्या होता है, प्रभावित होता है। क्योंकि आणविक प्रतिबल से एक ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को अपन रेडियो धर्मी ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियो धर्मी ऊर्जा कहते हैं। और ये जो रेडियो धर्मी जो ऊर्जा होती है वो धरातल के अंदर क्या विभंग पैदा करती है, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन कर देती है। जो धरातल के आंतरिक भाग है उसके अंदर जो तापमान होता है उसको बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। क्रिस्टलन, और जो चट्टानों का जो क्रिस्टल है उसको तोड़ देती है और पिघलन द्वारा उत्पन्न होता है, और जो क्रिस्टल है उनको तोड़कर क्या कर देती है, पिघला देती है, और पिघला देने से बाद में वो जो पदार्थ है वो मेग्मा के रूप में धरातल से बाहर आकर जमा हो जाता है, उसे हम ज्वालामुखीता की प्रवृत्ति में ले लेते हैं। तो आपने बच्चों इस वीडियो के अंदर मुख्य रूप से पटल विरूपण के कुछ बिंदु, ज्वालामुखीता के कुछ बिंदु, और साथ में बहिर्जल जो बल है उसके कुछ बिंदु के बारे में पढ़ा और उसको अच्छी तरह से समझा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर इसी बहिर्जलित जो बल के और महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनका हम विश्लेषण के साथ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखो बहिर्जात जो बल है उनके अंदर जो अपक्षय है, अपवर्तन है, उन बिंदु का भी हम इसके अंदर विश्लेषण के साथ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। थैंक यू।